गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स में ऑल्टरनेटिंग करंट में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्रांसफॉर्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%। आपको ध्यान है, मैंने बताया था आइडियल ट्रांसफार्मर जो हम स्टडी करते हैं वो 100% एफिशिएंसी होती है उसकी। सो इट वर्क्स एट 4 किलोवाट। and 100 volt. If the secondary voltage (200 volt), find primary and secondary currents. ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं हम। इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पी आउट बाय पी इन, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो ऐसे लिख लेते हैं, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, एज पी इनपुट is given as 4 kilowatt and efficiency is 0.8. Therefore 0.8 P out by 4 kilowatt. Therefore P output is 3.2 kilowatt. Output power जो है that is 3.2 kilowatt. अब secondary voltage is 200 volt. ठीक है, primary voltage is 100 volt. जो गिवन था हमें यहाँ पे इट वर्क्स एट, वो इनपुट है। ठीक है, 4 किलोवाट इनपुट पावर, 100 वोल्ट इनपुट ईएमएफ या प्राइमरी ईएमएफ। देयरफॉर P output is equal to E secondary into I secondary, voltage into current. So output is 3.2 into 1000 watt. Secondary voltage is 200 volt. करंट देख लेते हैं सेकेंडरी कितना आता है। दिस इज 32 by 2, it is 16 ampere. So this is secondary current 16 ampere. ठीक है, therefore P input, E input, E primary, I primary. P input it is 4000, E primary is 100, I primary. So I primary is 40 amperes. Primary current is this. So let us find out turn down ratio. This is equal to K. It is EMF secondary, EMF primary. So this is 200 by 100. It is 2. Therefore, this is step up transformer. ठीक है जी, चेक कर लीजिए कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जब ट्रांसफार्मर की कोई भी प्रॉब्लम आएगी कैसे उसको करना है सॉल्व। ठीक है, चेक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए।
क्वेश्चन 2 देख लेते हैं. 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. What is RMS value of current in circuit? What is net power consumed over full cycle? Over full cycle. ठीक है जी. अच्छा, इसमें जो भी हमें ये दिया हुआ है, जैसे 220 वोल्ट दिया हुआ है, सो दिस इज RMS. ये RMS वैल्यू है. ठीक है जी. तो आइए अब इससे हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम. सॉल्यूशन ऑफ 2. हमें रेजिस्टेंस दी हुई है 100 ohms. RMS value is given as 220 volt. Therefore IRMS, क्योंकि this is only resistive circuit, सिर्फ resistance ही present है, it is VRMS by R. So IRMS is VRMS divided by R. 2.2 ampere current. ठीक है. Now B part. Average power is VRMS IRMS cos phi. तो here cos phi हम पता कर लेते हैं. cos phi की वैल्यू है R by Z, as Z is equal to R, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट है बस. सो R by R is equal to 1. तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगी इसमें. एवरेज पावर डिसिपेशन इज 220 into 2.2. दिस इज 22 का स्क्वायर. ठीक है. सो 22 into 22, दिस इज 484 वॉट. दिस इज एवरेज पावर डिसिपेशन. ठीक है जी. चेक कर लीजिए. ये देखिए RMS वैल्यू दी हुई है, 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई है, तो करंट की RMS वैल्यू पता करना है. तो दैट विल बी इक्वल टू VRMS बाय Z. Z यहाँ पे 100 है, विच इज रेजिस्टेंस. फिर नेट पावर कंज्यूम जो है एवरेज एक साइकिल में, दैट इज बी एवरेज 1 साइकिल. ठीक है ना. दिस इज नेट पावर कंज्यूम्ड इन 1 साइकिल. नेट पावर कंज्यूम्ड इन 1 साइकिल. एक साइकिल में कितनी पावर कंज्यूम होती है. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. थर्ड. peak voltage of an AC supply is 300 volt. What is RMS voltage? What is RMS voltage? ठीक है. So peak voltage जो है जी given है आपको, which is V0 300 volt. Therefore VRMS is V0 by root 2. Therefore this is 300 by root 2. So VRMS is 150 root 2 volt. ठीक है जी. अगर हम इसको पता करना चाहें, this is root 2 1.414 is the volt. So this is 150 into 1.414, 212 volt. ठीक है जी. सिंपल था बहुत. नेक्स्ट पे आते हैं. 44 मिली हेनरी इंडक्टर is connected to 220 volt
50 hertz AC supply. Find RMS value of current in circuit. ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ जहां आपको फोर्थ सिर्फ इंडक्टर दिया हुआ 44 मिली हेनरी -3 हेनरी और VRMS is 220 volt. Frequency is 50 hertz. ओमेगा की वैल्यू आती है 2 पाई न्यू. दिस इज 100 पाई. ठीक है ना, रेडियन पर सेकंड या हर्ट्ज भी लिख सकते हैं इसको भी. तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट z, दिस इज XL ओनली विच इज ओमेगा L. ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू पाई इंटू 44 10 की पावर -3. 100 इंटू 22/7 इंटू 44 इंटू 10 की पावर -3. ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं 100 इंटू 22/7 इंटू 44/1000. तो ये z की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी है ये वैल्यू. दिस इज 22 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 10. दिस इज 13.82 ohms. ठीक है, देयरफॉर IRMS is equal to your VRMS by Z. VRMS कितना है? This is 220 by 13.82. ये वैल्यू आ जाएगी करंट की 220 डिवाइडेड बाय 13.82 अप्रोक्सीमेटली 16 एम्पियर. ठीक है, चेक कर लीजिए आप इसको एक बार. अप्रोक्सीमेटली 16 एम्पियर आता है. अब क्वेश्चन 4 में बेटा देखो ना, इंडक्टर दिया हुआ है, इंडक्टर से आप करंट निकाल रहे हो, तो हमें क्या यूज करना है? हमें तो Z पता करना है. Z क्या है? दिस इज नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द एलिमेंट. सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इंडक्टर ही है सिर्फ सर्किट में. तो XL निकालेंगे ना, रिएक्टेंस ओमेगा इंटू L. ओमेगा गिवन है, L गिवन है, वो फाइंड कर लेते हैं. ओम्स में आएगा ये आंसर. Z आ गया तो IRMS इज VRMS बाय Z. ये आ गया 16 एम्पियर. VRMS आपको पहले से ही दे रखा है 220 वोल्ट. चेक कीजिए, बताइए. ठीक है ना, क्लियर होनी चाहिए बात. हाँ, सिंपल ही है. फिफ्थ, a charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. What is angular frequency of free oscillation of circuit? ठीक है, तो हमें पता ही है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√L into C. This is 27 into 10 की पावर -3 into 30 into 10 की पावर -9. ठीक है, ये आ गया. तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 6/9√10. ठीक है, पर सेकेंड.
आप चेक कर लीजिए क्या आंसर इसका बनता है। ये वैल्यू है 10⁶ अपॉन, इसको ऐसे ले लेते हैं एक बार, ये √10⁵ √10 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 9, दिस इज 0.351 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेशन करनी है सिर्फ इसके अंदर, मेन तो फॉर्मूला आपने लगा दिया, उसके बाद कैलकुलेशन है बस, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। सीरीज LCR सर्किट connected to a variable frequency 230-volt source has L is equal to 5 Henry, C is equal to 80 microfarad, R is equal to 40 ohms. Find resonant frequency find impedance of circuit. Find resonant frequency, find impedance of circuit and peak value of current at resonance, ठीक है। Find RMS potential drop across 3 elements of circuit at resonance, ठीक है। सीरीज LCR सर्किट है तो इसके अंदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC और न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/2π√LC, ठीक है। सो 1/2π, दिस इज 5 into 80/10⁶, ये वैल्यू आ जाएगी 100/2π√400, ठीक है जी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 है तो 20 आ गया यहाँ पे, या क्या, ये वैल्यू 20 आएगा बाहर, 25/π, ठीक है। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, इतने हर्ट्ज है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 3.14 अप्रोक्सीमेटली 7.96 आ रहा है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली 8 हर्ट्ज ले सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट ओवर हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड रेजोनेंस पे इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो रेजोनेंस पे Z की वैल्यू R हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। सो एट रेजोनेंस Z will be equal to R which is 40 ohms, ठीक है ना, R की वैल्यू 40 ohms थी। Now peak value of current at resonance, therefore I naught is equal to V naught by Z। VRMS आपको गिवन है which is 230 volt, therefore V naught is VRMS √2, 230 into √2 volt, therefore I naught 230 √2 divided by 40 ampere,
ठीक है जी, आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज 23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.414, 8.13 एम्पियर। दिस इज पीक वैल्यू। ठीक है, फाइंड आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ सर्किट एट रेजोनेंस। तो ये पता करते हैं सी पार्ट। और वोल्टेज आरएमएस वैल्यू पता करनी है, ये आरएमएस वैल्यू एट रेजोनेंस। सो वोल्टेज अक्रॉस आर, आई आरएमएस इनटू आर। ठीक है, आरएमएस वैल्यू कितनी है, वी आरएमएस बाय जेड इनटू आर। रेजोनेंस पे जेड तो आ रही है एट रेजोनेंस, इसका मतलब जितना आरएमएस एक्चुअल में आ रहा है वो सारा का सारा आर के क्रॉस ही आ रहा है। ठीक है, जितना आरएमएस हमने अप्लाई किया हुआ था वो उसके क्रॉस ही आएगा इनटू आर। वो कितनी वैल्यू थी, दैट वाज 230 वोल्ट। ठीक है जी, अब बाकी दोनों के क्रॉस देखते हैं कैसे आएगा। तो V अक्रॉस L इज आई आरएमएस इंटू एक्स एल। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज वी आर एम एस बाय जेड इंटू एक्सएल। वी आर एम एस कितना है 230, जेड की वैल्यू कितनी है आर इंटू एक्सएल विच इज ओमेगा एल। दिस इज 230 डिवाइडेड बाय 40, आर की वैल्यू 40 थी, इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, ओमेगा नॉट 2 पाई न्यू नॉट 2 पाई इंटू 25 बाय पाई 50 एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज 50 मल्टीप्लाइड बाय एल। एल कितना है 5। ठीक है जी, इतने वोल्ट आ गया। 23/4 इंटू 250 वोल्ट, ये वैल्यू आएगी 250 मल्टीप्लाइड बाय 23 डिवाइडेड बाय 4, 1437.5 वोल्ट। ऑल्सो वोल्टेज अक्रॉस सी सेम आई आर एम एस इंटू एक्स सी। सो आई आर एम एस देख लीजिए कितना आता है, ये 230 230 बाय आर 40 इंटू 1 बाय ओमेगा सी। दिस इज 50, सी की वैल्यू देख लीजिए कितनी थी 80 माइक्रोफैरेड 10 की पावर -6, 23 10 की पावर 6 अपॉन 4, 5 इंटू 8 10 की पावर 6 100, ये आ गया 23/4 4 द 16 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। 23 डिवाइडेड बाय 16, दिस इज 1.4375 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, 1437.5 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं इसमें कि दोनों रेजोनेंस के ऊपर, क्योंकि हम सब कुछ पता कर रहे हैं, तो एट रेजोनेंस VC is equal to VL. ठीक है, एंड VR will be equal to V net। ठीक है ना, सब RMS में है, all values in RMS। ये आ जाता है मेरे पास। ठीक है ना, तो रेजोनेंस पे VC और VL बराबर हो जाते हैं, और जो नेट वोल्टेज है वो सिर्फ R के क्रॉस होती है, मतलब R के क्रॉस सारी की सारी वोल्टेज आ जाती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देख लेते हैं इसका। ये क्लियर होना चाहिए आपको, बस रेजोनेंस पे पता करना है। तो जेड आर के बराबर होगा, आई नॉट वी नॉट बाय जेड से निकलेगा, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू जो भी है रेजोनेंस पे वो करंट इनटू रिस्पेक्टिव जिस भी एलिमेंट से निकालना है वो निकल जाएगा। आई आरएमएस आप निकाल के रखिए और रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। वोल्टेज क्रॉस आर निकालना है तो आर, वोल्टेज क्रॉस सी निकालना है तो एक्स सी से, वोल्टेज क्रॉस एल निकालना है तो एक्स एल से। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन 7, coil of inductance L is equal to 0.5 Henry, resistance 100 ohms is connected to 240 volt, 50 hertz AC supply. What is maximum current in coil? ठीक है जी। What is time lag between voltage maximum and current maximum? ठीक है जी। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं जरा। कॉइल हमें दी हुई है, इंडक्टर मतलब दिया हुआ है, रजिस्टर भी दिया हुआ है, तो दो एलिमेंट दिया हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे अभी बीच में कि आरएल सर्किट नहीं कवर किया, तो मैंने क्योंकि एलसीआर कवर कर दिया है, उसके अंदर अगर आप एलसीआर में अगर आप सी को 0 कर दोगे तो आरएल बन जाएगा, अगर एल को 0 कर दोगे तो आरसी बन जाएगा, ठीक है। अब ये सर्किट ये वाला है, इसके अंदर ठीक है ना, ये आ गया। अब इसमें वी आर एम एस दिया हुआ है आपको 240 वोल्ट, therefore V naught is equal to 240 root 2 volt. अभी Z मुझे इसके अंदर पता करना है क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले मैं XL पता कर लेता हूँ, इट इज ओमेगा L, दिस इज 2 पाई इंटू 50 इंटू L which is 0.5, this is 50 पाई हेनरी, सॉरी 50 पाई ओम्स, XL है ना, ये आ गया हमारे पास। अभी Z अगर हम पता करेंगे, R हमें पहले से पता है 100 ओम्स है, तो Z की वैल्यू ये आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, क्योंकि कैपेसिटर नहीं है, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 50 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए ये पता कर लेते हैं हम 0.14 24649, this is 34649, अप्रोक्सीमेटली आता है 186.14 ओम्स, ठीक है। तो आई नॉट इज वी नॉट बाय जेड, ठीक है जी। वी नॉट यहाँ से देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है, इट इज 240 रूट 2 अपॉन 186.14 एम्पियर, ये वैल्यू आएगी 240 186.14
into 1.414. This is 1.82 amperes. ठीक है, ये फाइनल आया था हमारे पास, ये वैल्यू का है। क्लियर हुआ आपको कैसे करना है? सिंपल, सबसे पहले आर दिया हुआ था, जेड आपने फाइंड कर लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जेड को सॉल्व किया तो पीक वैल्यू आई नोट है वो वी नोट बाई जेड होगी। अगर आरएमएस पूछते तो आई आरएमएस क्या होता है, वी आरएमएस बाई जेड, ऊपर भी वी आरएमएस आ जाता, जेड तो सेम है, तो आई नोट आ गया। नाउ व्हाट इज टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट मैक्सिमम? तो टाइम लैग, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या होता है। टाइम लैग क्या है? टाइम लैग जो है दैट इज फाई बाय ओमेगा, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज फाई? ये तो वही एंगल है जो हमने tan फाई हम लिखते थे। दिस इज एक्सएल बाय आर, क्योंकि सी तो है नहीं तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर होता है, अदरवाइज वही आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एल बाय आर, ये वैल्यू आ जाती है 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 100। तो tan फाई इज पाई बाय 2, यह आता है 3.14 बाई 2, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.57। तो अगर हम फाई यहाँ पर पता करते हैं tan इनवर्स 1.57, तो टाइम लैग का आंसर ये है हमारे पास, tan इनवर्स 1.57 डिवाइडेड बाय ओमेगा which is 2 pi into 50 सेकेंड्स। ठीक है जी, वैसे इस क्वेश्चन के आने की टेंडेंसी बहुत कम है, हालांकि एनसीईआरटी की बैक प्रॉब्लम है, बट आने की चांसेस कम है क्योंकि tan इनवर्स इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा या फिर ये वैल्यू हमें गिवन होगी। ठीक है जी, चेक कर लीजिए बेटा आप लोग। सिंपल था, वी आर एम एस गिवन था, पीक वैल्यू निकाल ली वी नॉट, एक्सएल फाइंड कर लिया, ओमेगा एल, आर भी फाइंड कर लिया, जेड की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो जेड आ गया हमारे पास सॉल्व करके, तो आई नॉट आ गया वी नॉट बाई जेड, आई नॉट की वैल्यू आ गई। टाइम लैग ये आ गया 5 बाई ओमेगा, ये फॉर्मूला है इसका। तो tan फाई एक्सएल बाय आर है, और सॉल्व करने से फाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, tan इनवर्स 1.57 हम पता कर लेंगे कितना है, अभी मैं पता नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। सर ये टाइम लैग के फॉर्मूले की 5 बाय ओमेगा की कोई डेरिवेशन नहीं है? नहीं नहीं, डायरेक्ट है ये, ऐसे लर्न करना आपको भी। और सर एक बार ये बी पार्ट भी दोबारा से एक बार बता देते हैं। ये सर बी पार्ट, यस सर। तो इसमें tan फाई पुराना ही है बेटा, वो फॉर्मूला हमारे पास जो वैसे फॉर्मूला होता है वो ये होता था ना, tan फाई सीरीज एलसीआर में एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, यहाँ एक्सी 0 है तो ये हो गया, बस वो वैल्यू डाल दी हमने सारी जो भी थी इसकी, ओमेगा एल बाय आर, ये वैल्यूज डाल दीजिए। फाई आ गया, फाई आपको पता है ओमेगा डाल देंगे फाइनली, बस ओमेगा होता है 2 पाई इंटू न्यू, वो हमने यहाँ पर भी किया ही है, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इन सर्किट शोन calculate RMS value of current in circuit calculate RMS potential difference across each element। ठीक है, या आप यहाँ पे हमें सर्किट गिवन है, उसके थ्रू आप लिख सकते हैं इसको। $220 volt RMS
50 hertz. This is 2 microfarad, 50 ohms. इसमें L है 0.2 हेनरी और यहाँ एक स्मॉल r और है इसके साथ विच इज 10 ohms. इसका मतलब ये होता है कि इंडक्टर के साथ एक और रेजिस्टर लगा हुआ है, तो हम टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ले लेंगे 50 + 10 विच इज 60. इस तरह से हम रेजिस्टेंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको एक बार कैसे इसको करना है. देखिए VRMS is 220 volt, omega is 2 pi nu which is 100 pi cos radian per second. To find out XL, it is omega into L, 100 pi into L, which is given as 0.2. So this comes as 20 pi, which is 62.8 ohms. ठीक है, 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Now XC 1 by omega C. Omega है 100 pi into C, which is 2 microfarad, 10 की power 6. This is 10 की power 4 by 2 pi. ठीक है, this is 5000 by pi ohms. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5000 by pi 3.14. This comes out to be approximately 1592 ohms. Now total resistance of circuit is 50 plus 10. दोनों सीरीज में है. This is net resistance. Therefore Z R square plus XL minus XC का whole square. This is 3600, 60 का square. Now XL minus XC, तो यहाँ तो वैसे पता ही चल रहा है कि XC is more here. Anyhow, ये है 1592 का square approximately. ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम. ये आ जाएगा 3600 प्लस 1592 minus 63 approximately 1529 का स्क्वायर. ये फाइनली Z की वैल्यू आती है 1530.17 ohms. ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड है थोड़ा सा ये, कोई नहीं. Therefore IRMS जो है that is VRMS by Z. This is 220 divided by 1530.17. करंट आ जाएगा हमारे पास, कितनी वैल्यू आ रही है उसकी. 220 डिवाइडेड बाय 1530.17, 0.143 एम्पियर. ठीक है, नाउ कैलकुलेट RMS पोटेंशियल सेकेंड क्रॉस ऑल एलिमेंट्स. सो V क्रॉस R, ये इसको पहले लिख लेते हैं RMS वैल्यूज. RMS potential drop. So VR is IRMS into R. ये वैल्यू आ जाएगी 0.143 मल्टीप्लाइड बाय हर एक के क्रॉस अगर बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ इसके क्रॉस अभी बात करेंगे हम. इसके क्रॉस कितनी आएगी 50. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 0.143 इंटू 50, 7.15 वोल्ट. ठीक है, V क्रॉस C, दिस इज IRMS XC 143 इंटू 1 बाय ओमेगा C. तो ये वैल्यू है 0.143
1592, ये है 1592 इंटू 0.143, दिस इज 227.6 वोल्ट। ठीक है, नाउ वोल्टेज अक्रॉस आर, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस एल। अच्छा, अब एल में ना यहाँ पे आर भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, आर एम एस और इधर नेट आएगा, मतलब स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर 143 स्मॉल आर 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है 62.8 का स्क्वायर 0.143, ये वैल्यू आ जाएगी 62.8 इंटू 62.8 प्लस 100, दिस इज 4043, this is 63.6 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 439 वोल्ट। ठीक है, चेक कर लीजिए बेटा, आप बताइए मुझे अब कोई इसमें दिक्कत है तो। ठीक है, ओमेगा निकाला पहले, एक्सएल एक्सी और आर नेट निकाल लिया हमने, क्योंकि जब हम पूरे सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं आई निकालने के लिए, तो ये आर आपस में सीरीज में माने जाएंगे, तो जेड आ गया वहां से, आर इसमें आ गया, एक्सएल माइनस एक्सी किया, जेड की वैल्यू निकाली तो वी आर एम एस हमें गिवन था तो हमने आई आर एम एस निकाल लिया। अब आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो आई आर एम एस को रिस्पेक्टिव जो भी इसका नेट होगा, जैसे इसका नेट जो भी होगा, मतलब एक्सी, इसका नेट जो भी होगा, इसमें एक्सएल और आर भी है इन्वॉल्व है ना, तो एक्सएल का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका ये इंडिविजुअल है अलग अलग, तो वी आर के क्रॉस करेंगे तो इसका आर हम डालेंगे 50, इसको ऐड नहीं करेंगे इसमें क्योंकि वो इसके साथ था एक्चुअली, बट नेट करंट निकालते समय ऐड किया था सिर्फ, तो वी आर वी सी और वी एल रिस्पेक्टिवली हमने निकाल लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन लाइन feeds input power at 2300 volt to a step down transformer. Step down transformer with its primary windings having 4000 turns in secondary windings in order if लिखते हैं इसको find number of turns in secondary winding in order to get output power at 230 volt। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, therefore Vs by V primary and S by N primary, I
P by IS equals to K। तो V सेकेंडरी है 230, प्राइमरी है 2300 इनपुट पावर, N सेकेंडरी बाय N प्राइमरी, N प्राइमरी कितना है 4000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/10 N सेकेंडरी बाय 4000, तो N सेकेंडरी आ गया 400, ठीक है ना, 400 टर्म्स है आउटपुट। ठीक है जी, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एट अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वाटर प्रेशर हेड is at 300 meter and water flow available is 100 meter cube per second if turbine generator efficiency is 60%. Estimate electric power available from plant. ठीक है जी, जी दे दिया हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से हम एक चीज देख लेते हैं, एनर्जी अवेलेबल, इट इज mgh, mgh के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं, mgh पावर अवेलेबल, दिस इज, ऐसे लिखते हैं ना इसको, एनर्जी अवेलेबल है जो भी है u du by dt, तो इसमें dm by dt g h ये आ जाएगा। Now how do you find this dm by dt? तो इसको अलग से एक बार देख लेते हैं कैसे इसको पता करना होता है। ऐसे लिखते हैं, dm is written as rho dv, रो की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम dm by dt करते हैं, दिस इज रो dv by dt, dv को हम ऐसे भी लिख सकते हैं adx, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्मॉल एलिमेंट dx, दिस इज रो a dx by dt, ठीक है। ये आ जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पर सेकेंड है ये dv by dt, क्या गया a dx by dt, a dx by dt क्या होता है u स्पीड, नाउ a इंटू यू क्या होता है q रेट ऑफ फ्लो, जो दिया हुआ है, दिस इज q, रो इज डेंसिटी, पावर अवेलेबल आ गई हमारे पास, रो q g h। now power from plant, क्योंकि इसी 60% एफिशिएंसी है, इतनी पावर अवेलेबल है, प्लांट से बाहर आउटपुट ये आएगा 60% ऑफ रो क्यू जी एच। इसको कैलकुलेट करते हैं, 110 इंटू 300, 6 इंटू 3 18, 3 4 5 6 7, 180 मेगावाट, ये इतना वॉट है, ठीक है जी। सो 180 मेगावाट, प्लीज चेक। एनर्जी अवेलेबल इज mgh, du by dt किया, g और h तो कांस्टेंट है, dm by dt, क्योंकि मास चेंज हो रहा है विद टाइम, dm कैसे लिखते हैं, रो इंटू dv, dv इज स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, dv स्मॉल वॉल्यूम, उसको लिख सकते हैं एरिया इंटू dx,
नो dm by dt को dv by dt लिखेंगे which is rho a, ये तो आ गया dx by dt, dx by dt हो गया u, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू u। आपको ध्यान हो अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी होता है q, रेट ऑफ फ्लो which is given 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आउटपुट पावर जो है उसको किस तरीके से हम लिखते हैं, आउटपुट पावर फ्रॉम प्लांट इज 60% ऑफ गिवन जितनी भी इनपुट है जो अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसको। स्मॉल टाउन with a demand (800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric plant generating power at 440 volt. The resistance of two line wire carrying power is 0.5 ohm per kilometer. The town gets power from line from a line through 4230 volt 220 4220 volt step down transformer at substation in town. ठीक है, नाउ इसमें क्या क्या पता करना है, एस्टिमेट पावर लॉस, एक तो ये पता करना है। नंबर 2 पावर सप्लाइड बाय प्लांट, प्लांट कितनी पावर सप्लाई कर रहा है। नंबर 3 कैरेक्टराइज ट्रांसफार्मर एट प्लांट। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में खास चीज क्या है, इस तरह से पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, दिस इज पावर प्लांट। ठीक है जी, पावर प्लांट से वो ट्रांसफार्मर में जा रहा है, ये ट्रांसफार्मर हमें डिजाइन करना है। उसके बाद ये वायर्स के थ्रू 2 वायर से मूव करता हुआ ट्रांसफार्मर में फिर से जा रहा है विच इज नियर टाउन, ट्रांसफार्मर नियर टाउन। आफ्टर दैट ये 800 किलोवाट पावर चाहिए टाउन, दिस इज टाउन। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो है 4000 वोल्ट 220 वोल्ट। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दिस इज 15 किलोमीटर लाइन हैविंग रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर किलोमीटर। यहाँ पर जो पावर प्लांट के पास है
वो 220 वोल्ट, ये स्मॉल टाउन के पास है, 220 वोल्ट पे जो चाहिए, टाउन 440 वोल्ट पे जनरेट कर रहा है। और वो यहाँ पे मुझे अब इसको भी पता करना है ये वैल्यू क्या है इधर, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे अब हम, फिर से समझ लेते हैं। स्मॉल टाउन विद डिमांड ऑफ 800 किलोवाट, 800 किलोवाट पावर की यहाँ पे डिमांड है टाउन की। वो 15 किलोमीटर दूर है स्टेशन से, इलेक्ट्रिक प्लांट से, जो कि 440 वोल्ट पे पावर जनरेट करता है। रेजिस्टेंस दे रखी है जिस लाइन से हमें ट्रांसफर करना है 0.5 ओम पर किलोमीटर, और डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का वो 15 किलोमीटर है। टाउन 15 किलोमीटर दूर है। Now town gets power from a line through a 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब टाउन के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा है जो 4000 वोल्ट से 220 वोल्ट पे उसको ट्रांसफर करता है। मतलब जो यहाँ पावर, जो इधर पावर आ रही है वो 4000 वोल्ट पे है, ठीक है। ट्रांसफार्मर उसको 220 पे ट्रांसफर करता है, स्टेप डाउन करता है और टाउन को दे देता है। अब पावर लॉस देखना है हमें सबसे पहले। सबसे पहला काम है टोटल रेजिस्टेंस पता करना, बिकॉज दिस इज ए 2 वायर लाइन, टोटल रेजिस्टेंस इज डबल 0.5 इंटू 15 किलोमीटर इंटू डबल, 2 पावर लाइन है ये, 15 ओम्स हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर पावर लॉस जो है कैसे मेरे को पता करना है, देखते हैं। पावर लॉस जो हो रहा है वो इस की वजह से हो रहा है, करंट इनटू रेजिस्टेंस जो टोटल आई है हमारे पास, ठीक है। और करंट जो है वो हमें यहाँ से पता करना है ना, आई शुड बी मिनिमम, हमेशा करंट जो है वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है, टू मेक लॉस मिनिमम, पावर लॉस मिनिमम। देयरफॉर यहाँ पे अगर मुझे करंट पता करना है तो 800 किलोवाट पावर है यहाँ पर, पावर रिक्वायर्ड वो है 800 किलोवाट, ठीक है। और 4000 वोल्ट पे पावर यहाँ पे आ रही है, तो करंट हम यहाँ पे पता करते हैं कितना है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। 4000 वोल्ट पे रिसीव हो रही है, इतनी वोल्टेज पे रिसीव हो रही है, 800 किलोवाट पावर है, और करंट निकाल लेते हैं यहाँ से। दिस इज 2000 बाय 4000, दिस इज 200 एम्पियर करंट, ठीक है। देयरफॉर पावर लॉस आ गया यहाँ से, आई स्क्वायर into R total, which is 15 into 15 watt. This is 600 kilowatt, ठीक है। अब आप देखेंगे 600 किलोवाट का लॉस हो रहा है पावर को ट्रांसफर करने में। पावर सप्लाइड बाय प्लांट कितनी होगी, ठीक है ना। प्लांट को कितनी पावर सप्लाई करनी है कि यहाँ पे पहुंच सके, 600 प्लस 800 जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो 1400 किलोवाट प्लांट को सप्लाई देनी पड़ेगी, तभी वो इसको मिल पाएगी। क्योंकि अगर वो 1400 किलो उसकी सप्लाई देगा 1400 किलोवाट की, तो 600 किलोवाट बीच में लॉस होगा, 800 उसको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से है। अब मुझे पावर लॉस क्लियर हो गया, 600 किलोवाट का पावर लॉस है, पावर कितनी सप्लाई करेगा ये देखना है हमें। प्लांट के पास का जो ट्रांसफार्मर है उसका कितना यहाँ पे 440 से कितना रेज करना है, तो मेरे को सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप देखना है लाइन पे कितना हो रहा है, इस लाइन पे वोल्टेज ड्रॉप, तो उसके लिए करंट इनटू रेजिस्टेंस टोटल, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। करंट हमने निकाला था 200 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस कितना था 15, so दिस इज 3000 वोल्ट का ड्रॉप है। इसका मतलब पहले पावर प्लांट में 440 वोल्ट पे जनरेट होगा, 440 से वो किसी हाई पे लेके जाएगा, उस हाई से यहाँ तक जब वो पहुंचेगा तो उसका 3000 वोल्ट का ड्रॉप हो चुका होगा, ड्रॉप होने के बाद वो 4000 वोल्ट पे है। इसका मतलब यहाँ पर कितना वोल्टेज था उसका 7000 वोल्ट का, ठीक है ना। तो ये बनता है ट्रांसफार्मर एट प्लांट शुड बी स्टेप अप, स्टेप अप
कहाँ से कहाँ तक स्टेप अप है? 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ 7000 वोल्ट होगा, 7000 से ड्रॉप होगा 3000 का, तो 4000 बनेगा यहाँ। ठीक है जी, प्लीज चेक। ठीक है बेटा, तो ऑल्टरनेटिंग करंट हमने पूरा खत्म कर लिया। थैंक यू वेरी मच।